पिछले निबंध पर चर्चा करते हुए मैंने आपसे वादा किया था कि मैं स्वयं डॉक्टर मुक्ता को इस बात के लिए गुजारिश करूंगा कि वो एक एक करके अपने सारे निबंधों पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हो। देखिए, आप इतनी विनम्र हैं कि हमारे हल्के से अनुरोध पर मैडम मुक्ता हमारे बीच में पुनः हैं और आज हम इनकी इस पुस्तक चिंतन के आयाम के दूसरे निबंध पर बात करने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। और ये दूसरा निबंध तो मानो हमारे समाज का संपूर्ण आईना हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर देता है और इसका टाइटल बहुत एप्रोप्रिएट ढंग से डॉक्टर मुक्ता ने रखा है और नाम है दिशाहीन समाज और घटते जीवन मूल्य। सच्चाई तो ये है कि जहां दिशाहीन समाज होगा वहां डेफिनेटली मूल्य जो हैं वो घटेंगे और उनमें गिरावट आएगी। इसी बात की विवेचना करने के लिए आज चिंतन के आयाम का ये दूसरा निबंध हम बात करने जा रहे हैं। मैडम, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इस टाइटल के बारे में हमें पहले इंट्रोडक्टरी ढंग से बताएं कि आपने ये जो दूसरा निबंध चुना है ये क्यों चुना? नमस्कार। तो बहुत अच्छा लग रहा है जी कि आज इन निबंधों पर बड़ी चर्चा हो रही है। जी इस किताब को लिखने का मन में एक ही उद्देश्य था जी कि हमारे समाज में कितनी विशृंखलता है, कितनी विसंगतियां हैं जी और उनको क्यों ना हम समाज के सामने लाएं जी और उसके साथ साथ हम युवा पीढ़ी को ये संदेश भी दें कि यदि वे अपनी दिशा बदल लेंगे, जीवन की दिशा बदल लेंगे तो उनकी दशा स्वयं बदल जाएगी। तो जहाँ तक हमारा ये जो दूसरा निबंध है, दिशाहीन समाज और घटते जीवन मूल्य, जी जी वास्तव में हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान क्या है? जी हमारे जीवन मूल्य, जी जिनका निर्धारण कब हुआ था कोई नहीं जानता। हजारों वर्ष पहले जो संचेतना हमारे भीतर संत महात्माओं ने, गुरुजनों ने जगाई थी, जो अलग वही जीवन मूल्य बन गए। उस समय पर जो भी हमारे जीवन मूल्य थे, चाहे मिलजुल के रहना है, सच बोलना है, चोरी नहीं करना, संग्रह नहीं करना, ये सब क्या था? ये हमारे जीवन मूल्य थे जिसमें हमें हमारे गुरुजनों ने यही सिखाया कि आप बढ़ते चलिए, सदैव अच्छे कर्म करिए। और गीता का संदेश भी यही है कि निष्काम कर्म कीजिए, निस्वार्थ भाव से आप यदि कर्म करेंगे तो इससे आपका ही नहीं पूरे समाज का, विश्व का कल्याण होगा। जी और हमारे भीतर जो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो पनपेगी। और जैसा कि प्रसाद जी ने भी कहा था, अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच
अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो इससे यही भाव हमारे सम्मुख आता है कि हमारा जो पूरा संसार है वो कुटुंब है। और ये कब ये भावना हमारे भीतर कब पनपेगी या विकसित होगी, जब हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष और स्वपर की भावना नहीं होगी। जब हम राग, द्वेष और स्वपर की भावना का त्याग कर देंगे, उस स्थिति में सामंजस्य हो जाएगा और हम एक उचित दिशा पर चल पड़ेंगे। परंतु आजकल क्या है, हम दोष देते हैं कि आजकल के बच्चे कुछ सुनते नहीं, कहा नहीं मानते। क्या हम उसके कारण को जानने की चेष्टा करते हैं? जी, मौलिक उसके निवारण तक हम पहुंचना चाहते हैं। अभी आप घर में ही लीजिए, छोटे बच्चे हैं, आज उनको ये नहीं पता कि भगवान राम कौन थे, भगवान कृष्ण कौन थे, राम का विवाह किससे हुआ, ये महाभारत क्या है। बहुत आश्चर्य होता है। मैं दूर की बात नहीं करती, अपने ही घर में बताती हूँ कि हमारे छोटा पौत्र है जिसका नाम भी हमने कान्हा रखा हुआ है घर में। उसको मैं एक दिन ऐसे ही पूछने लगी तो बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, बेटा क्या करते हो तुम लोग, तुम्हारे स्कूल में कुछ नहीं बताते? नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं बताते हैं। मैंने कहा, फिर आप ये वैसे टैब पे गेम्स खेलते हो, कुछ कार्टून पढ़ा करो, मेरे पास बैठे हो, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। और पहले भी जैसे अभी आपको पता है लॉकडाउन में रामायण महाभारत चल रही थी बहुत, और बच्चे कभी नहीं बैठेंगे। और वैसे टीवी में भी कई बार दिखाते हैं कि इतने बड़े बड़े कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, उनको कुछ नहीं पता है। तो उनको गीता का भी नहीं पता है, उसका क्या संदेश है, किसने जो है कहाँ पे ये संदेश दिया। तो बहुत आश्चर्य होता है। अब यदि हम अपने अतीत में झांकते हैं, अपने समय के ये उसमें जाते हैं, तो हमें अभी तक भी याद है कि हमारे यहाँ कॉलेज तक भी मॉरल एजुकेशन के पीरियड लगते थे, जनरल एजुकेशन के पीरियड लगते थे। तो जिससे जो है आपको कुछ तो पता लगता है। आज भी बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर वो हर साल या 6 महीने के बाद वो नैतिक शिक्षा के पेपर लेते हैं, और इस तरह से जो है उन्हें समझ आती है कि जीवन मूल्य क्या है, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले जो है गुरुकुल परंपरा चलती थी। हमारे गुरुजन अपने पास रखकर उनको गुरुकुल में शिक्षा दिया करते थे, जहाँ उन्हें सब अच्छी बातें बताई जाती थी, जीवन का जो व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता था। परंतु आजकल कहते हुए संकोच भी होता है, परंतु सत्य भी है कि आजकल के शिक्षक हैं, आप सब भी इस तथ्य से अवगत होंगे कि कितना उन लोगों को परवाह होती है बच्चों की, वो क्या शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। और मुझे भी याद आता है जब मैं कॉलेज में पढ़ाती थी तो कई बार होता था, भैया टाइम हो गया क्लास में चलो, या अक्सर जैसे सर्दियों में ठीक है ठंड ज्यादा है, बच्चे कम आए, तो जाके चाय के खोखे पे लोग बैठ जाते थे। तो लगता भाई इन बच्चों का क्या कसूर है, ये तो इतनी ठंड में आंधी तूफान में आए हैं, तो कुछ तो पढ़ा दो इनको, चलो 40 मिनट नहीं तो आधा घंटा पढ़ा दो। परंतु कोई उठने को तैयार नहीं होता था। तो ये तो हमारी नैतिकता तो जो है हमारे भीतर से ही जो है समाप्त होती जा रही है। और जैसे कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। यदि
एक शिक्षक या अध्यापक आदर्शवादी होगा तो जो आने वाले जो नई पीढ़ी है उनमें भी वो आदर्श की भावना होगी। जैसा कि हम लोग कितना देखते थे, हमारे जो टीचर्स होते थे, अरे देखो कितनी शालीनता है, ऐसे वस्त्र पहनते हैं, ऐसे बात करते हैं, तो हमको भी वैसा होना चाहिए जी। और यही कारण है जो हमारा जो युवा पीढ़ी है वो दिशाहीनता की ओर बढ़ रही है। तो डॉक्टर मुक्ता, आपके हिसाब से जो आज की नई जनरेशन दिशाविहीन हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार अध्यापकगण हैं, इसके लिए जिम्मेदार माँ बाप हैं, इसके लिए कौन से फैक्टर्स हैं जो समाज को दिशाविहीन बना रहे हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया जी। ताली एक हाथ से नहीं बजती। जी जी हम सब समाज का अंग हैं, जी। चाहे वो माता पिता हैं, चाहे गुरुजन हैं, चाहे हमारे दोस्त हैं, जी तो सबका प्रभाव पड़ता है। जी। एक बच्चा जो है सबसे ज्यादा तो कहा जाता है कि जन्म से उसकी माँ गुरु होती है जी। और माता पिता जैसे संस्कार बच्चों को देंगे वैसा ही उनके व्यक्तित्व का विकास होगा। दूसरी बात आती है कि उसके पश्चात हम ले लीजिए गुरुजन को ले लेते हैं जी। कि उनका व्यवहार कैसा है, उनकी सोच कैसी है जी। क्या वो जो हमारी संस्कृति है, हमारे जो आदर्श हैं, क्या वो बच्चों के सामने वैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या वो बच्चों को ठीक दिशा की ओर ले जा रहे हैं। परंतु आजकल मैं तो ये कहूंगी कि सबसे ज्यादा जो दोष है हमारी शिक्षा प्रणाली में है कि हम लोग बच्चों की फीलिंग्स को समझते ही नहीं जी। और जो दूसरी बात है कि जो अविश्वास की भावना पनप रही है जी। माता पिता में, उनके कैसी उनमें जो दूरियां हैं या परिवार के साथ उनका सामंजस्य नहीं है, तो बच्चे जो कुछ देखेंगे कल वही तो करेंगे। जी बिल्कुल। हम खुद तो उनको शिक्षा दे रहे हैं और ये जो एक दूसरे के प्रति अविश्वास का भाव पनप रहा है, इसके कारण भी युवा पीढ़ी जो है वो दिशाहीन हो रही है, उनमें एकांगिता का भाव पनप रहा है और वो एक दूसरे से ना सहयोग करना चाहते हैं और आजकल तो एक एक बच्चा है तो उनको ना बांटने का पता, ना उनको रिश्ते का कोई पता लगेगा। और जो माता पिता हैं क्लब पार्टीज में जब साथ लेके जाएंगे तो वहाँ वो क्या सीखेंगे। तो जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी उन पर बहुत अधिक पड़ रहा है, इसलिए भी दिशाहीनता जो है वो बढ़ गई है। प्रियंका जी सर। since very recently you have come out of this young age, आपके हिसाब से आप डॉक्टर मुक्ता से क्या बात जानना चाहेंगे कि समाज में जो अंतर विरोध है जी, इसी बात पे एम्फसाइज कर रही हैं वो, ये अंतर विरोध क्यों कर है? इसमें बच्चे रिस्पॉन्सिबल हैं या माँ बाप या टीचर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? मैं एक यंग एज के बच्चे से जानना चाहता हूँ कि भाई आपकी दृष्टि में आप डॉक्टर मुक्ता से क्या बात कहना चाहें? मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस टाइम पे देखा गया है कि बच्चे बिल्कुल भी अगर उनको टीचर्स थोड़ा सा भी डांट देते हैं तो वो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं और आके अपने पेरेंट्स से नहीं अब ऐसा नहीं होता है और मैं नहीं जाऊँगा वापस स्कूल। या फिर अगर वो बड़े हो गए तो सीधे उन्होंने ये बोलना सीखा है कि मैंने तो धमकियाँ दे दी हैं टीचर्स को, अब तो ऐसा भी रूल्स चल गए हैं बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होते जा रहे हैं देखा जाए तो, इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है?
आपने तो सिर्फ धमकी तक बात की। आजकल तो बिल्कुल ठीक बात। बच्चे जो है अपनी वो पिस्टल लेके जाते हैं। लेके जाते जी, जी, हैं बहुत सारी और चीजें एक हो रही ही हैं। हाँ। 1 मिनट लगाते हैं शूट हाँ, करते हाँ, हाँ, हाँ। बहुत। और पहले तो मैं आपको अपना ही उदाहरण बताऊं। जी। शुरू में ही जी जैसे मैंने सर्विस ज्वाइन की तो मेरी ड्यूटी लगी कॉलेज में जी एग्जाम में। एक बच्चा वहाँ छुरा लेके आया हुआ जी और उसको बुलाया सुप्रिटेंडेंट को। जी फिर मैंने वो पुलिस वाले को बोला, जी कहता जी मैंने इसका प्रयोग तो नहीं किया। हाँ। मैंने कहा तेरे में हिम्मत है तो कर, एक ही तो बचेगा ना। मैंने कहा मैं तो मरने से नहीं डरती, तू अपनी सोच ले तेरा क्या होगा। बताइए। तो ये है। जी अब फिर है कि आपको जो है वो चैलेंज देंगे, ठीक है आप बाहर निकलो जी और फिर आपके घर तक जो है वो हाँ जी कुछ भी कहने करने को तैयार रहते हैं। तो आजकल जो ये स्कूल्स में भी है जी कि हम देखते हैं इसका सारा कारण क्यों है, ये बच्चे क्यों रिवोल्ट कर रहे हैं। जी उसका कारण यही है कि उनको एक उचित दिशा नहीं मिल रही है, जी चाहे वो माता पिता से हो, जी चाहे समाज से हो, जी चाहे हमारे आसपास के वातावरण से हो। अब दूसरी बात इसमें जो दिशाहीनता वाली है, इसमें हम क्या देखते हैं कि अपहरण, फिरौती, ये किस्से कितने आम हो गए हैं। बहुत सारा। बिल्कुल। क्योंकि वही बात आती है कि लोग, ये जो युवा पीढ़ी है, जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहती है, अमीर होना चाहते हैं। जी और फिर बाहर वाले क्या, आजकल तो अपने संबंधियों के बच्चों को ही किडनैप कर Yes. लेते हैं। जी डॉक्टर मुख्तार, ऐसा भी उदाहरण आया सामने जिसमें पिता ने बच्चों को पैसे देने से इनकार किया, उस बच्चे ने खुद का अपहरण करवाया जी। अपने दोस्त के माध्यम जी। से हाँ जी, बिल्कुल और ठीक कह रहे हैं। डिमांड करवाई कि भाई इतना पैसा दो। तो बाद में पता लगा कि भाई वो खुद ही अपने मित्र को कह रहा था भाई तुम ऐसे करो और मेरा बाप अपहरण जी, के हाँ, नाम पर बिल्कुल पैसे। ठीक कह रहे हैं हाँ, आप। तो ये आप क्या कहोगे, ये जो अवमूल्यन है, हमारे जो जीवन मूल्य हैं यस, खंडित हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ हम आते हैं कि जैसे समस्या तो बहुत पुरानी है, काफी वर्षों से चली आ रही है। चाहे आप देखो दहेज की समस्या तो आप ले लीजिए, तो उसमें जो भी हादसे घटित होते हैं पुत्र वधू के साथ होते हैं। हाँ, घर में उनकी बेटी भी है, यस, उसका तो पाँव नहीं फिसलता कहीं पे। यस, उसके लिए तो जो है गैस का चूल्हा खुला नहीं रहता, हाँ, और उसके लिए तो कोई जो है तार, जो है प्रेस की तार है, वो भी नहीं रहती इस ढंग से। तो ये सब हादसे जितनी भी क्यों होते दुर्घटनाएं हैं जी, वो बहुओं के साथ। बहू के साथ ही होती है ना। जी, बिल्कुल। तो उनकी अपनी बेटी भी है। बिल्कुल सही बात। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है जी कि हम जो है बहू और बेटी में अंतर करते हैं। जिस दिन हम ये सोच लें भैया ये हमारी बेटी है, पहले तो हम ये सोचते थे उस दिन ये समस्या जो है ये समाप्त हो जाएगी, परंतु आजकल तो ये भी नहीं रहा। क्योंकि आजकल लड़कियों के माता पिता का जो है बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है, जी और जिसके कारण अभी अभी मैंने वो पढ़ा भी था कि जो लड़कियां मायके की ट्यूशन लेती हैं उनका तलाक होना निश्चित है। तो ये भी चला आ रहा है। और इसी संदर्भ में मुझे यही कहना है कि जो कानून भी बनाए हैं, चाहे वो 397A है या जो भी है, उसमें महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई है, परंतु इससे जो युवा वर्ग है, जो बच्चे हैं या उनके माता पिता हैं, उनके साथ उनकी कितनी बुरी हालत हो रही है। वो बेचारे बिल्कुल निर्दोष होते हुए भी हाँ, आप उनको देखते हो कि कटघरे में खड़े जी
सीखचों के पीछे हैं। ऐसी ही एक बिल्कुल रियल स्टोरी थी, मैंने लिखी थी, सीखचों के पास से गुजरते हुए। तो बिल्कुल ये कि बेचारे निर्दोष होते हैं। और आज तो दशा ये है कि कितने बच्चे, कितने लड़के ऐसे हैं जो कतराते हैं, विवाह ही नहीं करना चाहते। उन्होंने नकार दिया विवाह संस्था को, क्योंकि इसीलिए कि वो नहीं चाहते कि उनके निर्दोष माता पिता या संबंधी उनको इस जो है इस त्रासदी से गुजरना पड़े। तो इसे आप क्या कहेंगे? ये अवमूल्यन है। दूसरी बात है कि चाहे वो दुष्कर्म की घटनाएं हैं, आप देखिए कितनी अधिक बढ़ती जा रही है। चाहे वो बच्ची 3 महीने की हो या 90 वर्ष की वृद्धा हो, यहाँ पे पूरा समाजवाद है। वो लोग नहीं देखते कि ये बच्ची है या ये वृद्धा है, तो वो जो है वो दुष्कर्म कर डालते हैं। आजकल तो अक्सर यही होता है, भाई ठीक है मार दो किसी भी तरह से, ना कोई सबूत रहेगा ना कोई, क्योंकि कानून तो हमारा किस पे चलता है, मतलब उसे ये तो सबूत चाहिए। दुराचार का एक नया आयाम खुल गया है कि भाई दुराचार भी करो और साथ अगले को मौत मार डालो। बिल्कुल। तो ये सब ये किस चीज का परिणाम है? क्योंकि वो लोग ये भी सोच लेते हैं भाई ठीक है इसको मार देंगे तो कोई सबूत नहीं होगा, और वो लोग फिर फ्री हो जाते हैं कि चलो एक और किया जाए अपराध करने को। कितने केसेस हमारे यहाँ पर उन्नाव वाला हुआ, कितने केसेस हुए हैं। तो सभी में यही है कि अक्सर जो है वो लोग आजकल चाहे तो पत्थर मार के उसका चेहरा जो करते हैं, पहले मिट्टी के तेल से जलाते थे, आजकल तो और आसान हो गया, पेट्रोल डीजल लिया और आग लगा दी उसको। आप ये क्राइम पेट्रोल में देखिए जो सच्ची घटनाएं दिखाते हैं, सुन के देख के रोंगटे खड़े होते हैं। बिल्कुल। तो ये सब जो है ये जीवन मूल्यों जो हमारे घट रहे हैं, जो समाज में दिशाहीनता बढ़ रही है, ये उसी का संकेत है। डॉक्टर गुप्ता, आपने बहुत स्पष्ट ढंग से समाज का ये घिनौना चेहरा अपने चिंतन के आयाम में हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है, और श्रोताओं को मैं बताना चाहता हूँ कि एक अच्छे राइटर की भांति आपने सिर्फ समस्या को ही नहीं उठाया, इन्होंने आगे के निबंधों में चलकर इन सब बातों के हल भी बताने का प्रयास किया है। तो हम आज जहाँ चिंतन के आयाम में घटते मूल्य और दिशाहीन समाज की बात कर रहे हैं, आने वाले निबंधों में हम इनके उपायों पर भी बात करेंगे, क्योंकि राइटर का ये भी उद्देश्य रहता है कि वो अपने साहित्य में जहाँ इन सब बातों को उजागर करे वहाँ उपाय भी बताएं। तो डॉक्टर गुप्ता, आप कंक्लूजन के तौर पर और कुछ बात कहना चाहें तो अलग बात है, वरना हम आने वाले दिनों में जो बाकी के आयाम हैं वो हम एक एक करके लेंगे। चलिए, मैं भी 2 पंक्तियों में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। बिल्कुल। कि विसंगतियां और विशृंखलताएं जी हर युग में थी, हर समाज में थी, और हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान रहा है। आप सतयुग से उठा के देखिए, गौतम ऋषि का अहिल्या को शाप देना, उसका शिला के रूप में त्रेता युग में राम ने आके उद्धार किया जी। उसके पश्चात राम रावण युद्ध, और जो शबरी जो कि इतने वर्ष तक प्रतीक्षा करती रही राम की,
और उसको उन्होंने जो है सभी का उद्धार किया। उन्होंने एक आदर्श समाज की स्थापना की जी। और वे जो हमारा रामचरितमानस है, तुलसीदास जी ने आदर्शवादिता को दिखाया, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। इसके साथ जब हम आते हैं द्वापर युग में, तो हमने देखा द्रौपदी और गांधारी को। द्रौपदी का जो है वही आ जाती है कि एक वाक्य कहने पर अंधे की औलाद अंधी हुई। क्या क्या हुआ उसके साथ। और वहाँ भी मैं तो इसे दिशाहीनता कहूँगी। और वास्तव में केवल धृतराष्ट्र अंधे नहीं थे, हाँ, वहाँ के समाज का एक एक व्यक्ति हाँ, अंधा था। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी मैं पीछे एक पढ़ भी रही थी कि भीष्म पितामह को ये सब क्यों सहन करना पड़ा। उसका कारण यही था कि उन्होंने मौन धारण किए रखा। और सबसे जो अच्छी बात एक इंसान की होती है, उसमें साहस होना चाहिए। कुछ गलत हो रहा है तो आप गलत को जो कहने का साहस रखिए। यदि आप में हिम्मत नहीं है तो आप जीते जी मृत के समान हो। ठीक है। दूसरी ओर हम गांधारी को लेते हैं तो उस स्थिति में भी क्या हुआ। गांधारी ने अपने नेत्रों पर पट्टी बांधी जी। उसका कारण ये था कि उसके पति को एहसास ना हो, हाँ, वो अंधा है, जी। जबकि वास्तव में ये गलत था। उसका जो भाई था शकुनी, उसने इस चीज का मतलब बदला लिया था उससे। और इसी कारण से ये पासों के युग में द्रौपदी का चीरहरण लीजिए या जो भी आगे घटनाएं हुई, ये सब घटित हुई। इसी तरह से यदि हम देखें कि आज के समाज में क्या हो रहा है, हर गली चौराहे पर कितने दुशासन और जी। दुर्योधन खड़े हैं। जी जी। क्या हम उनका सामना कर पाते हैं? क्या हम जो है उनको, कोई मान लीजिए सिर उठाता है, कोशिश करता है या रिपोर्ट दर्ज कराता है तो क्या अंजाम होता है? थोड़ी देर बाद ही उसे जो है मार डाला जाता है। ठीक। तो इस तरह से ये सब कुछ चल रहा है। और आज का जो युग है, कल युग है, इसे हम कली वही है कि मशीनी युग है, जिसमें भावनाओं का तो स्थान है ही नहीं। संवेदनाएं मर चुकी हैं और हर इंसान मानसिक यंत्रणा से गुजर रहा है। भले हम कितना भी दिखावा करें कि हम लोग बहुत सहज हैं, बहुत सुखी हैं, हम अपने से खुश हो सकते हैं, अपने परिवार से खुश हो सकते हैं, पर जो समाज में घटित हो रहा है उससे तो हमें जो मानसिक यंत्रणा उसको झेलना पड़ता है। और वो इंसान या वो साहित्यकार क्या, जो समाज की दुर्दशा को देखकर, उनमें घटित घटनाओं को देखकर जिसका हृदय उद्वेलित नहीं होता जी जी। और वो उस स्थिति में पहुंचकर उसका वर्णन नहीं करता, जी। तो मैं तो कहती हूँ कि उसके आम आदमी के भी जीने का कोई फायदा नहीं है। तो वही बात है, तू जी ए दिल, जमाने के लिए तो अपने लिए जिए तो क्या जिए। तो जब हमारे भीतर परार्थ की भावना आ जाएगी, हम स्वार्थ को त्याग देंगे, निस्वार्थ भाव से कार्य करेंगे, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, उस स्थिति में ही हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे और शायद हम युवा पीढ़ी के भटकते कदमों को हम थाम सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि भले जीवन मूल्यों का अंत हो गया है, परंतु हमें विश्वास
रखना चाहिए, क्योंकि समय एक सा नहीं रहता। जी अब मैं भी 4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। इरशाद। मौसम भी बदलते हैं, हम्म, दिन रात बदलते हैं, बहुत अच्छा। ये समय बदलता है, जी हालात बदलते हैं, यादों से महज जी दिल को मिलता नहीं सुकून, हम्म, गर साथ हो सुरों का जी नगमात बदलते हैं। बहुत अच्छा। तो यह मानव समय बदलता रहता है, जी इसलिए निराशा का दामन मत थामिए, अपनी सोच को सकारात्मक रखिए और निरंतर कर्मशील रहिए। जी तो यही कहना चाहूंगी मैं, जी। और इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर अपनी गुप्ता, वाणी को आप विराम देती हूँ जी, और आपका जी। बहुत आभार प्रकट करती हूँ। जी जी डॉक्टर कि गुप्ता, आपने मुझे- आपका आखिरी पंक्तियां बहुत ही प्रेरणादायक हैं और इन्हीं में चंद पंक्तियां मैं जोड़ना चाहता जी, हूँ। जी। मैं कहा करता हूँ कि बुलंदियों से गिरने में दर्द होता है बहुत अच्छा। और बर्फीली हवाओं का हर झोंका सर्द होता है, ठोकर खा के तो गिर ही जाते हैं सभी, जो उठ खड़ा हो बस वही मर्द होता है, बस वही मर्द होता है। तो आपके संदेश में अपना संदेश जोड़ते हुए बहुत अच्छा। हम अपने श्रोताओं से यही कहना चाहते हैं, आप हिम्मत बनाए रखिए। समाज बदलता रहता है, मूल्य भी बदलते हैं, लेकिन अंत में वही जीतता है जो सधे हुए मूल्यों के साथ आगे बढ़ता है। इन शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं और फिर हम अगले किसी 2 आयामों के साथ आपसे बातचीत करेंगे और अपने श्रोताओं को बताने का प्रयास करेंगे। साधुवाद, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत आभार।